क्या कभी कप पकड़ते हुए या सुई में धागा डालते समय आपके हाथ में हल्की कंपन महसूस हुई है? कई लोगों के मन में सबसे पहले पार्किंसन का ख्याल आता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर मामलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता? आज हम सामान्य कंपन, ट्रेमर और पार्किंसन रोग के बीच के मुख्य अंतर को समझेंगे। और यह अंतर इतना आसान और स्पष्ट है कि आपको हैरानी होगी कि आपने इसे पहले क्यों नहीं पहचाना। शुरुआत के लिए आइए इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं। यह सब 1817 में शुरू हुआ, जब अंग्रेज डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जिसे उन्होंने कंपन वाला लकवा, शेकिंग पल्सी नाम दिया। उन्होंने अपने मरीजों में सिर्फ कंपन ही नहीं, बल्कि लक्षणों का एक पूरा समूह देखा। लक्षणों का यही समूह इस बीमारी को समझने की कुंजी बन गया, जिसे बाद में उन्हीं के नाम पर पार्किंसन रोग कहा गया। तो चलिए सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इससे पहले कि हम तुलना करना शुरू करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर कंपन, ट्रेमर क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपन, ट्रेमर किसी भी प्रकार का अनैच्छिक, लयबद्ध कंपकंपी या थरथराहट है। यह ऐसा है जैसे आपके अंदर एक छोटा लेकिन बहुत जिद्दी ढोल वादक बस गया हो, जो आपके हाथ, पैर या यहां तक कि सिर में अपनी ताल बजा रहा हो। और यही वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कंपन, ट्रेमर कोई बीमारी नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, कंपन अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक लक्षण है। यह कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेतावनी, सिग्नल लाइट की तरह है। यह 100 अलग अलग कारणों से जल सकती है, जो हानिरहित से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि 3 कप तेज एस्प्रेसो पीने के बाद आपके हाथ हल्के से कांपते हैं? या एक नींदहीन रात के बाद, या शायद किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या सार्वजनिक भाषण से पहले? यही कंपन है। इसे शारीरिक, फिजियोलॉजिकल कंपन कहा जाता है, और यह पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन कंपन की दुनिया कहीं ज्यादा विविध है, और इसके कारण थकान और तनाव से लेकर दवाओं के साइड इफेक्ट्स या हमारे मामले में गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थितियों तक हो सकते हैं। आज हमारा काम इन चेतावनी लाइटों को एक दूसरे से पहचानना सीखना है। और अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं। एक प्रकार के कंपन को दूसरे से कैसे अलग करें? शुरू करते हैं सबसे आम और चिंतित करने वाले, पार्किंसन रोग में होने वाले ट्रेमर, कंपन से। इसका मुख्य मौलिक लक्षण, और इस वाक्यांश को याद रखिएगा, विश्राम ट्रेमर है। तो इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए एक आम सी स्थिति की। आप आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। आप तनाव में नहीं हैं, टीवी देख रहे हैं या बस आराम कर रहे हैं। आपका हाथ पूरी तरह से शिथिल होकर आपके घुटने पर या कुर्सी के आर्म रेस्ट पर आराम से रखा है। और अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के, आपकी उंगलियां लयबद्ध हरकतें करने लगती हैं। अक्सर यह अंगूठा और तर्जनी उंगली होती है। न्यूरोलॉजिस्ट इस हरकत को सिक्के गिनना या गोली घुमाना कहते हैं। मानो आप अपनी उंगलियों के बीच एक छोटी अदृश्य मटर घुमा रहे हो। और अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें। जैसे ही आप उस हाथ से कुछ करने का फैसला करते हैं, जैसे कि कप उठाना, नाक खुजलाना या हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाना, यह कंपन जादुई तरीके से कम हो जाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है। यह वापस आ जाता है जैसे ही हाथ फिर से आराम की स्थिति में आता है। यानी कंपन तब सक्रिय होता है जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं, और जब वे काम करती हैं तो शांत हो जाता है। ये पार्किंसन रोग की बिल्कुल क्लासिक पहचान है। चलिए अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। यदि पार्किंसन में होने वाला कंपन रेस्ट ट्रेमर, यानी विश्राम के समय होने वाला कंपन है, तो इसका ठीक विपरीत एक्शन ट्रेमर है। दुनिया में सबसे आम प्रकार का कंपन, एसेंशियल ट्रेमर, इसी प्रकार का होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कंपन ठीक इसके विपरीत तरीके से प्रकट होता है। यह कंपन तभी दिखाई देता है जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पानी पीना चाहते हैं। जब तक गिलास मेज पर रखा है, आपके हाथ बिल्कुल शांत है। लेकिन जैसे ही आप उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और मुंह तक लाते हैं,
आपके हाथ कांपने लगते हैं, या फिर आप सुई में धागा डालने, किसी कार्ड पर हस्ताक्षर करने या बटन बंद करने की कोशिश कर रहे हो। कहने का मतलब है कि यह कंपन किसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के दौरान होता है, और जैसे ही आप वह क्रिया पूरी कर लेते हैं और अपने हाथ को आराम देते हुए अपने घुटने पर रख लेते हैं, यह कंपन काफी हद तक कम हो जाता है या पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस मुख्य अंतर को याद रखें। पार्किंसन में हाथ विश्राम के समय कांपते हैं, जबकि एसेंशियल ट्रेमर में वे किसी कार्य के दौरान कांपते हैं। अगला महत्वपूर्ण अंतर जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है समरूपता, सिमेट्री। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक अदृश्य रेखा से दो बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। पार्किंसन रोग की एक बड़ी खासियत यह है कि यह लगभग हमेशा शरीर के केवल एक तरफ से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि सिर्फ दायां हाथ कांपना शुरू हो जाए, जबकि बायां हाथ पूरी तरह शांत रहे, या फिर केवल बायां पैर हल्का सा कांपना शुरू हो जाए। यह एकतरफापन या असंतुलन, एसिमेट्री, बीमारी की शुरुआती अवस्था में एक बहुत ही खास और पहचाने योग्य लक्षण होता है। महीनों या कभी-कभी सालों बाद ही यह प्रक्रिया धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्से पर भी फैल सकती है। लेकिन तब भी आमतौर पर जिस तरफ से यह बीमारी शुरू हुई थी, वहां का कंपन ज्यादा तेज और साफ नजर आता है। तो अगर आपको ऐसा कंपन दिखाई दे जो शरीर के सिर्फ एक हिस्से में ज्यादा हो, तो यह पार्किंसन रोग की ओर एक मजबूत इशारा हो सकता है। एसेंशियल ट्रेमर इसके विपरीत समरूपता और संतुलन पसंद करता है। यह अक्सर शरीर के दोनों हिस्सों को लगभग एक समान प्रभावित करता है। यदि हाथ कांपते हैं, तो आपको यह दाहिने और बाएं दोनों हाथों में देखने को मिलेगा। बेशक प्रकृति में पूर्ण समरूपता शायद ही कभी मिलती है। एक हाथ थोड़ा ज्यादा कांप सकता है, खासकर यदि आप दाहिने हाथ से काम करते हैं और आपका दाहिना हाथ ज्यादा सक्रिय है। लेकिन कुल मिलाकर यह स्थिति दोनों तरफ दिखाई देगी। यह अवस्था किसी एक अंग को वरीयता नहीं देती, यह तुरंत दोनों अंगों पर फैल जाती है। इसलिए यदि कंपन दोनों हाथों में एक साथ या बहुत कम समय के अंतर पर शुरू होता है, तो ये पार्किंसन रोग के बजाय एसेंशियल ट्रेमर की ओर अधिक संकेत करता है। तो गति और आयाम का क्या? आइए कल्पना करें कि हमारे हाथ एक लोलक की तरह है। पार्किंसन रोग में होने वाला कंपन एक बड़ी पुरानी घड़ी के लोलक जैसा होता है। इसकी हरकतें आमतौर पर काफी धीमी, लयबद्ध और बड़े आयाम वाली होती हैं, यानी कि बहुत दूर तक झूलने वाली। इन कंपनों की आवृत्ति प्रति सेकंड लगभग 4 से 6 बार होती है। यह शुरुआती चरणों में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। व्यक्ति को सिर्फ कंपन महसूस नहीं होता, बल्कि यह दूसरों को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कोई मामूली या हल्की कंपन नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साफ, धीमी और लयबद्ध थरथराहट है, जो खास तौर पर उंगलियों या हाथ में ज्यादा दिखती है। एसेंशियल ट्रेमर, एसेंशियल ट्रेमर वहीं दूसरी ओर हमिंगबर्ड के पंखों की भनभनाहट जैसा होता है। यह अक्सर ज्यादा तेज और बारीक होता है, जिसकी तीव्रता, एम्पलीट्यूड कम होती है। इसकी कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, आमतौर पर प्रति सेकंड 6 से 12 झटके। शुरुआत में यह किसी स्पष्ट झटके के बजाय एक अंदरूनी कंपन या हल्की सी थरथराहट जैसा महसूस हो सकता है। बाहर से देखने पर यह शायद ही ध्यान देने योग्य हो। व्यक्ति शिकायत करता है कि उसे छोटे और सटीक काम करने में मुश्किल होती है, लेकिन पार्किंसन रोग की तरह हाथों का स्पष्ट फड़फड़ाना या बहुत ज्यादा हिलना नहीं हो सकता है। बेशक समय के साथ एसेंशियल ट्रेमर में भी कंपन की तीव्रता बढ़ सकती है, लेकिन तेज और बारीक झटके का शुरुआती स्वभाव अक्सर बना रहता है। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्किंसन रोग के कुछ ऐसे पक्के साथी होते हैं जो हमेशा इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कंपन तो सिर्फ एक लक्षण है, हालांकि यह सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य होता है। कंपन के साथ लगभग हमेशा कम से कम 3 और प्रमुख लक्षण भी देखे जाते हैं। पहला लक्षण है मांसपेशियों में अकड़न, जिसे डॉक्टर रिजिडिटी कहते हैं। व्यक्ति को हिलना डुलना शुरू करना मुश्किल लगता है और शरीर मानो काठ का हो गया हो। दूसरा लक्षण है
गतिविधियों में धीमापन, जिसे ब्रैडिकिनेसिया भी कहा जाता है, चलना, कपड़े पहनना, खाना खाना जैसी सभी क्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है, मानो किसी स्लो मोशन वीडियो में चल रही हो। और तीसरा लक्षण है असंतुलन या संतुलन बनाए रखने में परेशानी। व्यक्ति पैर घसीटकर चल सकता है और उसे मुड़ने में भी कठिनाई होती है। लक्षणों का यह चौकड़ी ही पार्किंसन रोग का मूल आधार बनता है। एसेंशियल ट्रेमर की पहचान ही ये है कि यह एक अकेला लक्षण है। ज्यादातर मामलों में कंपन के अलावा व्यक्ति को आम तौर पर और कोई अन्य समस्या नहीं होती। मांसपेशियों में कोई जकड़न नहीं होती और न ही उसकी गतिविधियों में धीमापन आता है। व्यक्ति तेजी से चल सकता है, दौड़ सकता है और आसानी से कुर्सी से उठ सकता है। उसके शारीरिक क्रियाकलाप बाधित नहीं होते और कंपन के कारण लिखावट भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन वह छोटी नहीं होती। संतुलन संबंधी कोई समस्या नहीं होती, न ही चलते चलते अचानक रुक जाने, फ्रीजिंग जैसी स्थिति आती है। यही इसकी मूल बात है। ये एक एकमात्र पृथक कंपन है। बेशक यह कंपन काफी परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन यह पार्किंसन रोग जैसे किसी बड़े गति संबंधी विकारों के समूह का हिस्सा नहीं है। आइए लिखावट के बारे में बात करते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और बहुत कुछ बताने वाला परीक्षण है। पार्किंसन रोग में लिखावट में एक बहुत ही खास बदलाव देखने को मिलता है। लिखावट छोटी और सिकुड़ी हुई हो जाती है। अक्षर एक दूसरे से सटे हुए लगते हैं और वाक्य के अंत तक आते आते पंक्ति नीचे की ओर खिसक सकती है। इस स्थिति को माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। ऐसा शारीरिक जकड़न और गति धीमी होने के कारण होता है। व्यक्ति के लिए कलम से बड़े और फैले हुए अक्षर लिखना शारीरिक रूप से कठिन हो जाता है। अगर उनसे एक ही वाक्य को कई बार लगातार लिखने को कहा जाए, तो हर अगली पंक्ति पिछली वाली से छोटी होती जाएगी। एसेंशियल ट्रेमर में स्थिति बिल्कुल अलग होती है। यहां मुख्य समस्या अकड़न नहीं, बल्कि कंपन ही है, जो व्यक्ति के नियंत्रण में बाधा डालता है। इसी कारण इसके विपरीत लिखावट अक्सर बड़ी, फैली हुई, असमान और कांपती हुई होती है। अक्षर असामान्य रूप से बड़े और नुकीले हो सकते हैं। व्यक्ति कंपन को हराने की कोशिश में हाथों की गति को ज्यादा व्यापक बना देता है, लेकिन इस वजह से लिखावट की बारीकी और स्पष्टता खत्म हो जाती है। पार्किंसन में होने वाली माइक्रोग्राफिया, छोटे अक्षरों में लिखना के विपरीत, यहां अक्षरों का आकार घटता नहीं है, बल्कि इसके उलट वह बढ़ भी सकता है। लिखावट बस बेतरतीब हो जाती है, लेकिन छोटी और सिकुड़ी हुई नहीं। आवाज भी एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। पार्किंसन रोग में शरीर की सामान्य अकड़न और धीमी गति के कारण बोलने में मदद करने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। नतीजतन आवाज अक्सर धीमी, एकरस हो जाती है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव या भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसी वाणी को हाइपोफोनिया कहते हैं। व्यक्ति अक्सर अपने आप से बुदबुदाता हुआ सा लगता है। उसकी आवाज में कोई जीवंतता नहीं होती और उसके लिए आवाज को ऊंचा करना मुश्किल हो सकता है। उनकी बोली अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाती है। कभी कभी बोलने की गति तेज हो जाती है, जिससे शब्द आपस में मिलकर एक अस्पष्ट और अव्यवस्थित प्रवाह बन जाते हैं। आवश्यक कंपन, एसेंशियल ट्रेमर की स्थिति में अगर यह गले की मांसपेशियों और स्वर रज्जुओं, वोकल कॉर्ड्स को प्रभावित करता है, तो आवाज में भी बदलाव आता है, लेकिन यह बदलाव बिल्कुल अलग तरह का होता है। आवाज न तो धीमी होती है और न ही नीरस। इसके विपरीत वह कांपती हुई या थरथराती हुई हो जाती है। यह खासकर तब ज्यादा ध्यान देने योग्य होता है जब कोई व्यक्ति धीरे बोलने की कोशिश करता है या किसी एक ध्वनि को लंबा खींचता है, जैसे आ की तरह कोई स्वर गाना। आपको आवाज में एक स्पष्ट लयबद्ध कंपन सुनाई देगा। यह बहुत बूढ़े व्यक्ति की आवाज या किसी बहुत घबराए हुए व्यक्ति की आवाज जैसा लग सकता है। हालांकि इस स्थिति में आवाज की ऊंचाई, वॉल्यूम और भावनात्मक अभिव्यक्ति आमतौर पर प्रभावित नहीं होती। यानी समस्या आवाज की शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता में होती है।
एक और बहुत ही दिलचस्प, पर मैं तुरंत स्पष्ट कर दूं, ये कोई वैज्ञानिक या उपचार वाला परीक्षण नहीं है। ये शराब की थोड़ी मात्रा पर होने वाली प्रतिक्रिया से जुड़ा है। लंबे समय से यह देखा गया है कि एसेंशियल ट्रेमर से पीड़ित कई लोगों में एक गिलास वाइन या एक पैक ब्रांडी अस्थायी रूप से, लेकिन बहुत ही उल्लेखनीय ढंग से कंपकंपी को कम कर सकता है या यहां तक कि पूरी तरह से खत्म कर सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट्स इस घटना को बखूबी जानते हैं। इसका असर आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं रहता, आधे घंटे से लेकर कुछ घंटों तक। इसके बाद कंपकंपी वापस आ जाती है, कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा तीव्रता के साथ। लेकिन इस तरह के अस्थायी सुधार का यह पहलू ही एसेंशियल ट्रेमर की एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। पार्किंसन रोग से होने वाले कंपन पर शराब का आमतौर पर कोई खास असर नहीं होता। यह कंपन को कम नहीं करती, बल्कि कुछ मामलों में तंत्रिका तंत्र पर इसके सामान्य आरामदायक प्रभाव के कारण ये कंपन को थोड़ा बढ़ा भी सकती है या उसे और अधिक ध्यान देने योग्य बना सकती है। निश्चित रूप से यह अवलोकन किसी भी तरह से कार्रवाई का दिशा निर्देश या स्वयं निदान का तरीका नहीं है। कंपन से राहत पाने के लिए शराब का सेवन करना एक बुरा विचार है, जिससे गंभीर लत लग सकती है। लेकिन एक नैदानिक संकेत के रूप में जिसके बारे में डॉक्टर को बताया जा सकता है, इस तथ्य का अपना महत्व है। अब आनुवंशिकी और पारिवारिक इतिहास की बात करते हैं। एसेंशियल ट्रेमर अक्सर एक पारिवारिक विरासत साबित होता है। इसमें एक प्रबल आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है। यदि आप किसी एसेंशियल ट्रेमर से पीड़ित व्यक्ति से पूछें कि क्या उसके माता पिता या दादा दादी के हाथ भी कांपते थे, तो आधे से ज्यादा मामलों में जवाब हाँ में होगा। यह तथाकथित ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रकार की वंशानुक्रम वाली बीमारी है। सरल शब्दों में कहें तो यदि माता पिता में से किसी एक में यह जीन मौजूद है, तो बच्चे में इसके आने की संभावना पूरे 50% होती है। तो अगर आपके परिवार में हाथों का कांपना एक आम बात है, तो यह एसेंशियल ट्रेमर की ओर एक मजबूत इशारा हो सकता है। पार्किंसन रोग के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। अधिकतर मामलों में लगभग 90% बार यह रोग छिटपुट रूप से होता है। इसका मतलब है कि यह अचानक या अनायास विकसित होता है, जिसका जीनों से कोई सीधा या स्पष्ट संबंध नहीं होता। किसी व्यक्ति को पार्किंसन रोग हो सकता है, भले ही उसके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी को यह बीमारी न हुई हो। निश्चित रूप से रोग के आनुवंशिक या पारिवारिक रूप भी होते हैं, लेकिन वे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में पार्किंसन का कोई इतिहास नहीं है, तो भी यह दुर्भाग्यवश कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। वहीं अगर यह रोग परिवार में मौजूद है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक सचेत रहना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आखिर होता क्या है? ये कंपन आखिर क्यों होता है? इसके कारण बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। पार्किंसन रोग के मूल में एक दुखद प्रक्रिया है। इसमें दिमाग के उस हिस्से की बहुत खास कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसे ब्लैक सब्सटेंस कहते हैं। ये कोशिकाएं डोपामाइन बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन हमारी मोटर प्रणाली के लिए एक तरह की चिकनाई का काम करता है। यह हमारी गतिविधियों को सुचारू, तेज और सटीक बनाता है। जब डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तो यह पूरी प्रणाली गड़बड़ाने लगती है। नतीजतन कंपन, अकड़न और गतिविधियों में धीमापन आ जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंजन में तेल खत्म हो जाए। एसेंशियल ट्रेमर का कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, और यह न्यूरोलॉजी के अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लेकिन आज की मुख्य परिकल्पना इसे सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क के कामकाज में गड़बड़ी और मस्तिष्क के अन्य भागों, खासकर थैलेमस के साथ इसके कनेक्शन से जोड़ती है। सेरेबेलम हमारे शरीर की गतिविधियों का आंतरिक समन्वयक और नियंत्रक है। यह उनकी सटीकता, सहजता और तालमेल के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा माना जाता है कि एसेंशियल ट्रेमर में इस क्षेत्र में मौजूद न्यूरल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते हैं और मांसपेशियों को असामान्य
लयबद्ध संकेत भेजना शुरू कर देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति में पार्किंसन रोग की तरह कोशिकाओं का बड़े पैमाने पर विनाश नहीं होता है। मस्तिष्क की संरचना सामान्य रहती है, केवल उसका कार्य बाधित होता है। और आखिरकार सबसे अहम और निर्णायक बात यह है कि हमने जिन सभी अंतरों की बात की, जैसे कंपन का तरीका, समरूपता, लिखावट या आवाज में बदलाव, ये सभी सिर्फ संकेत मात्र है। यह एक उपयोगी जानकारी है जो आपको अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और किसी विशेषज्ञ के सामने अपनी शिकायतें सही ढंग से रखने में मदद करेगी। लेकिन किसी भी हालत में आपको इंटरनेट पर वीडियो देखकर खुद अपना निदान नहीं करना चाहिए। पार्किंसन है या साधारण कंपन? इस सवाल का सटीक जवाब केवल एक योग्य न्यूरोलॉजिस्ट ही दे सकता है। वही डॉक्टर आपकी पूरी जांच करेगा, सभी लक्षणों को एक साथ देखेगा और आपके रिफ्लेक्स ऑफ मांसपेशियों की टोन की भी जांच करेगा। कभी कभी सही निदान के लिए कुछ अतिरिक्त जांचों की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे डैट स्कैन नाम का एक खास ब्रेन स्कैन, जिससे डोपामाइन के स्तर का पता चलता है। यहां खुद से अपना निदान करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह या तो बेवजह की घबराहट पैदा कर सकता है, या अगर वास्तव में कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज के लिए बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकता है। और अब हम सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, वो अरे वाह वाला पल। मुख्य अंतर जिसे जानना जरूरी है वह सिर्फ कंपन का तरीका नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि एसेंशियल ट्रेमर में कंपन ही पूरी बीमारी है। ये असहज हो सकता है, रोजमर्रा के कामों में बाधा डाल सकता है, लेकिन यह एक प्रगतिशील न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी नहीं है। वहीं पार्किंसन रोग, पार्किंसंस डिजीज में कंपन सिर्फ हिमखंड का ऊपरी सिरा है। ये मस्तिष्क में चल रही एक गहरी और गंभीर प्रक्रिया का संकेत है, जो न केवल गति को प्रभावित करती है, बल्कि मूड, नींद और यहां तक कि सूंघने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इस बात को समझना इस लक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल देता है। एक मामले में हम सिर्फ कंपन से लड़ते हैं, दूसरे में एक जटिल बीमारी से। तो आइए संक्षेप में समझें। आराम की स्थिति में होने वाला कंपन, जो शरीर के एक तरफ से शुरू होता है और अखड़न के साथ आता है, यह डॉक्टर से सलाह लेने और पार्किंसन रोग की आशंका जताने का एक गंभीर कारण है। जबकि दोनों हाथों में होने वाला कंपन, जो गतिविधि के दौरान प्रकट होता है और जिसके साथ कोई अन्य लक्षण नहीं होता, ये संभवतः एसेंशियल ट्रेमर है। यह सरल जानकारी आपको अनावश्यक भय से बचा सकती है और सही रास्ते पर ले जा सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना ना भूले और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको या आपके किसी करीबी को कंपन, ट्रेमर का अनुभव हुआ है? क्या आप इन अंतरों के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। आइए इस पर एक साथ चर्चा करें।